तो बेटा उसके बाद क्या बताया था मैंने कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर लीनियर इक्वेशन ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर क्या है तुम्हारा, आप लोग जानते हो कंपोनेंट्स के लिए क्या हो सकता है वेपर प्रेशर। सपोज मान के चलो अगर आपके एक्स ए की वैल्यू कितनी मान लो, तो सॉल्यूट की वैल्यू 1 मान लें और एक्स बी की वैल्यू क्या मान लें, 0 मान लें। ठीक है, अगर एक्स ए की वैल्यू 0 हो और एक्स बी की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरह से होगा कि जो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, ये तो हो गया पी नॉट ए के लिए, मतलब प्योर फॉर सॉल्यूट, ठीक है, और ये पी नॉट बी फॉर दी सॉल्वेंट। अब इसके बाद जो इन दोनों के जो ग्राफ जो लाइन प्लॉट किए मैंने, इनको आपस में प्लॉट करने पर जो इन दोनों लाइनों को सॉलिड लाइन से अगर मैं इक्वल कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ दी कंपोनेंट्स, मतलब पी ए और पी बी के बराबर। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है, क्या है न्यूमेरिकल कि वेपर प्रेशर है आपका किसका, CH3Cl3 का और CH2Cl2 का, कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। अगर इसमें 200 mm मर्करी और 415 mm Hg मतलब मर्करी दे रखा है, तो हमको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है किसके लिए, मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CH3 क्लोरोफॉर्म के लिए और 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 के लिए। मतलब सॉल्यूशन किससे बना तुम्हारा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हो गए ये दोनों हो गए सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो सबसे पहले हमको सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। सपोज मैंने मोलर मास में पहले निकाल लिया CH2Cl2 का, तो इसका जो मोलर मास है आप लोगों को पता है मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, कार्बन 12 हो गया प्लस में हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके जो एटम है 2, प्लस क्लोरीन कितना 35.5 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा 85। तो इस तरह से हमने मोलर मास कर लिया। अब हम मोलर मास निकालेंगे CH3 का, तो कितना आ जाएगा लगभग 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद आता है सबसे पहले मोल्स निकालेंगे किसका, सॉल्यूट का मोल्स निकालेंगे CH2Cl2। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा कि सर इसमें सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट कौन सा है। भाई न्यूमेरिकल में पहले CH3Cl2 आ रहा है, क्लोरोफॉर्म आ रहा है, CH2Cl2 आ रहा है, मतलब जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूट का क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने पर आप लोगों को पता ही मास अपॉन में मोलर मास, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। CH2Cl2 का डाइक्लोरो इथेन का जो मास है वो क्या है, आपको गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है गिवन आपको, यहाँ पर गिवन है आपके न्यूमेरिकल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा आपका, मोल्स मास दे रखा है, मोलर मास कितना 85 ग्राम है, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.47। उसके बाद क्या आएगा, ये दे रखा देखो यहाँ पर 40 ग्राम, मेरा 40 ग्राम। ठीक है, तो मास हो गया। इसके बाद मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका कैसे निकालेंगे हम, भाई मास अपॉन में मोलर मास, मास दे रखा 25.5 अपॉन में मोलर मास कितना आया 119.5, इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0.213 मोल। अब हमको निकालना है, हमको पता है कि वेपर प्रेशर को निकालने के लिए हमको कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे बेटा, सॉल्यूट का, फिर सॉल्वेंट का। ऑब्वियसली बात है, जल्दी निकल आएगा। पहले करिए आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। भाई आप लोगों को पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का भाई आपका क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.683 आ गया है। अब हम अगर मोल्स का किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो आप लोगों को पता ही है कि मोल्स किसका, सॉल्यूट का कितना आया था 0.47 और टोटल कितना है 0.683। इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा 0.688। उसके बाद आप लोगों को पता है कि XA और XB किसके बराबर होता था बेटा, 1 के बराबर होता था। अगर हमको क्या निकालना हो, XB निकालना हो तो 1 माइनस XA कर देंगे, XB निकालना हो तो क्या कर देंगे 1 माइनस XA। तो हमने क्या कर दिया 1 माइनस जो आपके सॉल्यूट
0.312। या आप दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, जैसे आप लोगों ने x1 किया था इसको भी कैसे कर दोगे, इसका कितना है 0.47 ये आया, 0.213 अपॉन में 0.683 से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन को करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया इस इक्वेशन से। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की जो इक्वेशन है वो निकल के क्या आती है कि P नॉट A प्लस में P नॉट B माइनस P नॉट A इनटू में XB। अब आप लोगों को P नॉट A की वैल्यू गिवन दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पर 200 mm, क्या दे रखी है 200 mm। P नॉट B की वैल्यू कितनी है 415 है, वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पर 415 माइनस P नॉट A क्या दे रखा था 200 मल्टीप्लाई बाई XB कितना निकल के आया आपका 0.XB जो आया था नंबर ऑफ मोल 0.688 ये निकल के आया। उसके बाद 200 प्लस 147.9 और इसको आप ऐड करने पर कितना आ जाएगा 347.99 mm मर्क्यूरी। इसको आप नोट कर लो। यस बेटा, उसके बाद क्या आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड। पहले हमने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन था। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड। जो पहला वाला था वो तो ऑब्जर्व करता था रोल्स लॉ और वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो क्या रहेगा आपका नॉन वोलेटाइल रहेगा। उसमें क्या था वोलेटाइल, इसमें क्या जाएगा नॉन वोलेटाइल क्या सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेंपरेचर। तो ये क्या है वेपर प्रेशर, क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और x से क्या हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया आपका क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद क्या आता है कि जो बाइनरी जो लिक्विड सॉल्यूशन था वो आपका क्या है दो तरह से उसको क्लासिफाइड किया गया, किसमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा कि जो आपका रॉल्स लॉ को ओबे करे, जो सॉल्यूशन किसको ओबे करेगा रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ क्या था आपका कि वेपर प्रेशर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, एट ऑल कंपोनेंट्स। यहां पर तो ये सॉल्वेंट के लिए, नॉन वोलेटाइल तो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रॉल्स लॉ को सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट जो था और कंपोनेंट्स के लिए था आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पर बेंजीन एंड टॉल्यून। क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे और जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम रहेगा, इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। वो क्या कहलाया आपका आइडियल सॉल्यूशन। फिर आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो आपका रॉल्स लॉ को क्या नहीं करे ओबे नहीं करे, उसको फॉलो नहीं करे, वो क्या कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल एथाइल एल्कोहल एंड वाटर, इसके जो इंटरेक्शन रहेगा किसी भी के लिए, जैसे मान के चलो इसमें दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे ए और बी, तो इसका जो इंटरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा ए के लिए ए रहेगा और बी के लिए बी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये चीज नहीं रहेगी, ये ए और बी के लिए नहीं रहेगी इक्वल, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताइए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपको पता है। पहला जो है वो क्या आपका ओबे करता रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ क्या था आपका Pa बराबर P नॉट A into X से पूरा पढ़ लिया सॉल्यूट के लिए। अब इसमें Pb P नॉट B into XB। सेकंड क्या है, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा मिक्स के लिए क्या नहीं होता, हमेशा कभी बदलता नहीं है, तो डेल मिक्स V इक्वल टू 0 के बराबर रहेगा, हमेशा 0 के बराबर रहेंगे। और इसकी जो एंथैल्पी रहेगी वो भी किसके बराबर रहेगी 0 के बराबर रहेगी। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा आपका क्या है, ये तो रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो इसके लिए Pa इज नॉट इक्वल टू P नॉट A into X से, Pb इज नॉट इक्वल टू P नॉट B into XB। इसमें जो वॉल्यूम रहेगी वो चेंज रहेगी, तो डेल मिक्स क्या हो सकती है 0 से अलग भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसी तरह से एंथैल्पी जो होगी वो बराबर 0 के नहीं होगी, वो 1 2 3